डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद गरमाई राजनीति। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अनुरोध के बावजूद राज्यपाल पहुंचे हिंसा पीड़ितों से मिलने। So many instances of violence in various parts of the state. टीएमसी ने राज्यपाल पर लगाया राजनीति करने का आरोप। Court has not allowed anybody to enter into the area is concerned. असम में पंचायत चुनाव में बीजेपी विधायक पर मतदाताओं को धमकाने के आरोप। न्यायपालिका पर उपराष्ट्रपति की टिप्पणी पर भड़के लोग, उपराष्ट्रपति धनखड़ को मिली नसीहत। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते तो फिर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। गजा पर इसराइल के ताजा हमले में कम से कम 37 की मौत। होंगी खेल की भी खबरें और खास रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। मुर्शिदाबाद हिंसा के शिकार लोगों से सीएम ममता बनर्जी के बाद अब मिले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, भेजेंगे केंद्र को रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद शनिवार को करेगा देश भर में प्रदर्शन। तेलंगाना और हरियाणा के बाद अब आंध्र में भी अनुसूचित जातियों के आरक्षण में सब कोटा लागू। राज्य सरकार ने किया अध्यादेश जारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठाया कदम। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल बोले, वक्फ विधेयक असंवैधानिक हुई तो दे दूंगा इस्तीफा। वक्फ को लेकर 5 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को होगी सुनवाई। अमित शाह के बयान पर भड़के एमके स्टालिन, पूछा क्या राज्यों के अधिकार मांगना गलत है। शाह ने कहा था डीएमके सरकार लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कर रही है परिसीमन का विरोध। 24 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट। हिमाचल में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है हवा। पेड़ उखड़े, जीवन अस्त व्यस्त। दूसरी तरफ बीकानेर और बाड़मेर में पारा 45 के पार। और भारत ने दी बांग्लादेश को चेतावनी, देश के अंदरूनी मसलों में न दे दखल, अपने देश के अल्पसंख्यकों की पहले करे हिफाजत। पश्चिम बंगाल की हिंसा पर बांग्लादेश ने की थी टिप्पणी। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से, जहां वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा थम जरूर गई है, लेकिन हिंसा के बाद राजनीति में जमकर तेजी आ रही है। इस राजनीति में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी तो शामिल ही हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर भी राजनीति में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। शुक्रवार को राज्यपाल ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जबकि मुख्यमंत्री ने उनसे ये दौरा फिलहाल स्थगित करने का अनुरोध किया था। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी एक टीम मालदा जिले में भेजी है। पूरी जानकारी के साथ हैं अंशिता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार को मुर्शिदाबाद और मालदा में हिंसा से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने हिंसा की चपेट में आए लोगों से मुलाकात की। इससे पहले पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार हिंसा पीड़ितों के एक समूह को लेकर राजभवन पहुंचे थे। हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद राज्यपाल ने कहा कि वो जल्द ही केंद्र सरकार को यहां के हालात के बारे में रिपोर्ट भेजेंगे। Field visits to the affected areas started by the Ramnavami Day 2 years back. Then came the Panchayat election. राज्यपाल बोस कह रहे थे कि राज्य में लगातार हिंसा हो रही है। हिंसा यहाँ की वास्तविकता बन गई है। यहाँ 2 चीजें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। एक है हिंसा और दूसरा है भ्रष्टाचार। हमें इसकी जड़ों पर प्रहार करना होगा। मुझे यकीन है कि जीत हमारी होगी। पश्चिम बंगाल में 11 और 12 अप्रैल को वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की थी। मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा में 3 लोगों की जान चली गई। कई लोग डर के मारे मालदा जिले में जाकर रहने लगे हैं। पुलिस ने हिंसा के मामले में अब तक 274 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रभावित इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए सेंट्रल फोर्स और बंगाल पुलिस को तैनात किया गया है। घटना के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने 9 सदस्यीय टीम बनाई जो इस हिंसा के कारणों की जांच करेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को तो विपक्षी दलों ने ममता बनर्जी को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन राज्यपाल बोस की सक्रियता को लेकर टीएमसी उन पर हमलावर है। पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी ने उन पर बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम करने का आरोप लगाया है। You see, since when the C.V. Anand Bose became the governor, he is acting as the agent of. कल्याण बनर्जी कह रहे थे कि सीबी आनंद बोस जब से राज्यपाल बने हैं तब से वो सत्ताधारी पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। वो अब बीजेपी के प्रवक्ता हैं।
न्यायालय ने किसी को भी क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी है ताकि शांति और सौहार्द में सुधार हो सके, लेकिन वे अपने पद का दुरुपयोग करके वहां जा रहे हैं। वे पूरी तरह से बीजेपी के राजनीतिक एजेंट हैं। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने भी शुक्रवार को मालदा और मुर्शिदाबाद का 2 दिवसीय दौरा शुरू किया। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने राज्यपाल और दौरे पर आई केंद्रीय टीमों की आलोचना की है और उन पर राजनीतिक लाभ के लिए हालात को बिगाड़ने की कोशिशों का आरोप लगाया है। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। पश्चिम बंगाल के बाद बात करते हैं असम की, जहां पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। असम में अगले महीने 2 और 7 मई को 2 चरणों में पंचायत चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव से पहले ही राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने राज्य चुनाव आयोग में बीजेपी नेताओं के खिलाफ लोगों को धमकाने की शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐसे आरोपों को खारिज किया है। कांग्रेस पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है। एक रिपोर्ट के साथ हैं आंचल। कांग्रेस पार्टी ने असम में आगामी पंचायत चुनाव से पहले राज्य चुनाव आयोग में बीजेपी के एक विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। विधायक पर आरोप है कि उन्होंने आम मतदाताओं को धमकी दी है कि यदि वो लोग गैर बीजेपी उम्मीदवार को वोट देते हैं तो उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस बारे में पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें डिगबोई से बीजेपी विधायक सुरेन फूकन एक स्थानीय सभा को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस का दावा है कि इसी वीडियो में विधायक ने धमकी दी थी, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐसे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि जो भी शिकायतें होंगी उनकी जांच की जाएगी। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे थे कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, लेकिन मैंने ना तो स्थानीय और न ही किसी राष्ट्रीय अखबार या टीवी चैनलों पर खबर नहीं देखी है। असम में 22,000 से ज्यादा गांव हैं, लेकिन उन्होंने केवल 1 या 2 का उदाहरण दिया है। प्रशासन सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई करेगा। जिला प्रशासन और पुलिस तटस्थ रहेगी। हम शांतिपूर्ण चुनाव चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पुलिस और प्रशासन पर यह भी आरोप लगाया है कि वो पार्टी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। इसके विरोध में गुरुवार को गुवाहाटी में एक विरोध मार्च भी निकाला गया। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र भी जारी किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार बोरा ने बताया, कांग्रेस पार्टी देश का स्वाधीनता का समय से असम में पंचायत चुनाव 2 चरणों में 2 मई और 7 मई को होंगे तथा मतों की गिनती 11 मई को होगी। पंचायत चुनाव राज्य के 34 में से 27 जिलों में होने हैं। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। न्यायपालिका के संबंध में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी को लेकर विवाद छिड़ गया है। उपराष्ट्रपति ने एक सम्मेलन में पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर टिप्पणी की थी जिसमें कोर्ट ने राज्यों की विधानसभाओं से पारित विधेयकों को ज्यादा दिनों तक न लटकाने का राज्यपालों को आदेश दिया था। उपराष्ट्रपति के बयान को राजनीतिक और असंवैधानिक बताया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, बता रही हैं अंशिता। राज्यसभा के प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि न्यायपालिका सुपर संसद की तरह काम नहीं कर सकती, यानी उसे कानून बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर की थी जिसमें कोर्ट ने राज्यपाल की ओर से राष्ट्रपति के विचार के लिए लाए गए विधेयकों पर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए समय सीमा तय की थी। उपराष्ट्रपति का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता और लोकतांत्रिक ताकतों पर परमाणु मिसाइल नहीं दाग सकता। I am not here to join issue. I am proud of भारत। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति धनखड़ की टिप्पणियों की तीखी आलोचना की है और कहा है कि ये असंवैधानिक है। मुझे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स सारे देश में हो, अगर किसी संस्था पे विश्वास है तो जुडिशरी पे है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते तो फिर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। सिब्बल कह रहे थे कि बहुत हैरानी की बात है ये, और राज्यसभा के किसी सभापति को कभी भी इस तरह का राजनीतिक बयान देते नहीं देखा गया था। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच समान दूरी बनाए रखते हैं और वो पार्टी प्रवक्ता की तरह नहीं हो सकते। भारत में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रधान होता है और सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 की शक्ति संविधान ने दी है। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं।
उनका कहना था कि राज्यपाल की ओर से विधेयकों को रोकना वास्तव में विधानमंडल की सर्वोच्चता पर अतिक्रमण था। वहीं देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके विकास सिंह कहते हैं कि उपराष्ट्रपति का ये बयान संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ है। So, according to me, the Vice President should not be making such comments, concerning the judiciary because. विकास सिंह कह रहे थे कि उपराष्ट्रपति को न्यायपालिका के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक उच्च संवैधानिक पद है जो संविधान के अंतर्गत कार्य करता है। संविधान के प्रत्येक अंग को दूसरे का सम्मान करना चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि उपराष्ट्रपति को ये भी देखना चाहिए कि जब वो गवर्नर थे तो उन्होंने क्या किया था। मैं उपराष्ट्रपति जी की बात को सुनकर थोड़ी सी हैरान हूं, और हैरान इसलिए हूं क्योंकि वो खुद एक वकील हैं और खुद कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों के एक्सपर्ट बताए जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है जो जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान हमारे संविधान में है, उसका पूरा मतलब ही ये है कि जुडिशियल रिव्यू उन लॉज का हो जिसको पार्लियामेंट ने पास किया है। हर जो संस्था है, जो डिवीजन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव है और उसके बाद जुडिशरी है, हर संस्था का कोई काम है, हर अंग का संविधान के अंतर्गत कोई काम है। अगर सुप्रीम कोर्ट लॉज को रिव्यू नहीं कर पाएगा तो क्या अब अगला तालाब सुप्रीम कोर्ट पर लगा दीजिएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने कई बार पक्षपात के भी आरोप लगाए हैं और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी कई बार कोशिशें हुई हैं। हालांकि जगदीप धनखड़ खुद भी वकील रह चुके हैं। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। आप सुन रहे हैं डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत का। गजा पर इसराइल के ताज़ा हमलों में कम से कम 37 लोगों की मौत की खबर है। अधिकतर लोग उन क्षेत्रों में मारे गए हैं जहां विस्थापित हुए नागरिकों ने टेंट लगाए हुए हैं। और इस बीच हमास ने इसराइल के नए युद्ध विराम प्रस्ताव को औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया है। हमास का कहना है कि वो ऐसे समझौते पर बातचीत करने के लिए तैयार है जिसमें सभी बचे हुए बंधकों की रिहाई के बदले युद्ध समाप्त किया जाए और फलस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया जाए। हमास के मुख्य वार्ताकार खलील अल हैया ने एक वीडियो जारी कर ये बातें कही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम ऐसे किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतान्याहू का राजनीतिक एजेंडा पूरा होता हो। इसराइल की तरफ से युद्ध विराम के लिए जिस नए समझौते का प्रारूप भेजा गया है उसमें 10 बंधकों की रिहाई के बदले 45 दिन के युद्ध विराम की बात कही गई है। उधर रूस यूक्रेन युद्ध में भी किसी तरह की नरमी के संकेत नहीं मिल रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ रूसी नैरेटिव फैला रहे हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में विटकॉफ ने कहा था कि रूस और यूक्रेन की जंग उन 5 इलाकों पर निर्भर है जिनके अधिकतर हिस्से पर रूस का कब्जा है। स्टीव विटकॉफ ने हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ करीब 5 घंटे तक चली बैठक के बाद ये बात कही थी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुझे लगता है कि विटकॉफ ने रूसी पक्ष लेने की रणनीति अपना ली है। आप सुन रहे हैं डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल जगत की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 17 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ मैच विवादों में घिर गया है। ये विवाद आईसीसी के नियमों को लेकर है और सवाल उठ रहे हैं कि अगर गेंदबाज की कोई गलती नहीं है, उसने जो विकेट लिया है उसमें विकेट कीपर का कोई योगदान नहीं है, फिर विकेट कीपर की गलती की सजा गेंदबाज को क्यों दी जाए? क्योंकि विकेट कीपर की एक गलती के चलते गेंद को नो बॉल करार दे दिया जाता है। नो बॉल होने के चलते अगली गेंद फ्री हिट होती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर सजा देनी ही है तो ये विकेट कीपर को दी जानी चाहिए। इस मुद्दे पर अब टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने भी आवाज उठाई है। वरुण चक्रवर्ती ने वो मुद्दा उठाया है जिसमें विकेट कीपर के ग्लव्स स्टंप से आगे निकल आते हैं तो गेंद को नो बॉल करार दे दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह नियम बदला जाना चाहिए। दरअसल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच के दौरान मुंबई के ओपनर रियान रिकल्टन को सनराइजर्स हैदराबाद के स्पिनर जीशान मलंगा ने पैट कमिंस के हाथों कैच आउट करा दिया था। वे पेविलियन लौट चुके थे, लेकिन बाउंड्री के पार जाने के बावजूद चौथे अंपायर ने उनको रोक दिया था क्योंकि थर्ड अंपायर विकेट कीपर के दास्ताने चेक कर रहा था।
थर्ड अंपायर ने पाया कि एक ऐसा वक्त था जब विकेट कीपर हेनरिक क्लासेन के दस्ताने स्टंप से आगे निकल आए थे। आईसीसी और आईपीएल के नियमों के मुताबिक ये गेंद नो बॉल हुई। इस पर वरुण चक्रवर्ती ने कहा कि अगर कीपर के दस्ताने स्टंप के सामने आ जाते हैं तो ये डेड बॉल होनी चाहिए और कीपर के लिए चेतावनी होनी चाहिए ताकि वो दोबारा ऐसा ना करे। नो बॉल और फ्री हिट नहीं। वरुण चक्रवर्ती ने मुद्दा तो ठीक उठाया है क्योंकि इसमें गेंदबाज की कोई गलती नहीं है, फिर भी उसके खाते में नो बॉल जोड़ दी जाती है और अगली गेंद फ्री हिट भी मिलती है, जबकि गेंदबाज का इसमें कोई दोष भी नहीं है। भले ही हेनरिक क्लासेन के पास गेंद ना पहुंची हो, लेकिन लॉ 27.3.1 ये कहता है कि जब गेंद प्ले में आती है तो विकेट कीपर को पूरी तरह स्टंप्स के पीछे रहना होगा। क्लासेन से ये गलती हो गई और बल्लेबाज नॉट आउट रहा। वैसे अब ये भी कहा जा रहा है कि यह मुद्दा जल्दी ही आईसीसी के सामने उठ सकता है। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। खेल की खबरें सुना रहे थे यश त्रिवेदी। और अब आज की खास रिपोर्ट। रामायण के बाद अब अपने देश के 2 सबसे अहम और ऐतिहासिक ग्रंथ यूनेस्को ने अपनी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। भगवत गीता में कृष्ण के उपदेशों से लेकर भरत मुनि के नाट्यशास्त्र ने अपनी जगह यहां बना ली है। इसके साथ ही अब अपने देश के 14 अभिलेख यूनेस्को की सूची में शामिल हो गए हैं। पूरी जानकारी दे रहे हैं अतुल सिन्हा। महाभारत में कृष्ण और अर्जुन संवाद के दौरान कृष्ण ने जिस तरह जीवन की सच्चाइयां बताईं और कर्म योग, ज्ञान योग से लेकर भक्ति योग तक के बारे में विस्तार से समझाया, इसे हम सब गीता के ज्ञान के तहत समझते हैं। और अब तो दुनिया ने ये मान लिया है कि भारत के ये दुर्लभ और ऐतिहासिक ग्रंथ अपने आप में ऐसा ज्ञान संजोए हैं जिसे समझना सबके लिए ज़रूरी है। यूनेस्को ने श्रीमद् भगवत गीता के साथ साथ भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल करके ये साबित कर दिया है कि यह ज्ञान कैसे हर एक के जीवन को गहराई तक प्रभावित करता है। हमारे जीवन के तमाम रंगों और रसों को नाट्यशास्त्र के तौर पर पेश करने वाले भरत मुनि की यह अनोखी रचना भी इस फहरिस्त में शामिल हो चुकी है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है, यानी विश्व के धरोहरों को याद करने, इनके बारे में समझने का दिन। यूनेस्को ने ऐसे मौके पर हमारी 2 अहम धरोहरों को अपनी सूची में शामिल करके यह बताया है कि भारत की संस्कृति और ज्ञान की परंपरा कितनी समृद्ध है और हमारे धरोहर अपने आप में पूरी दुनिया के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। बेशक हमारी कालातीत रचनाओं का दार्शनिक आधार है, जिन्होंने हमारे सोचने, महसूस करने, जीने और अभिव्यक्त करने के तरीके को बेहतर बनाया है। गीता और नाट्यशास्त्र ने सदियों से सभ्यता और चेतना को बचा कर रखा है। यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसे यूनेस्को ने 1992 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य विश्व के महत्वपूर्ण दस्तावेजी विरासतों को पहचान देना, उसे संरक्षित करना और लोगों की पहुंच में लाना है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर है जिसमें विश्व भर के ऐतिहासिक दस्तावेज, पांडुलिपियां, दुर्लभ पुस्तकें, चित्र, फिल्में, ऑडियो रिकॉर्डिंग आदि को शामिल किया जाता है जिनका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या सामाजिक महत्व होता है। 2024 में 3 भारतीय साहित्यिक कृतियों रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोकन को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक रीजन रजिस्टर में शामिल किया गया था। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में अवधी भाषा में लिखी थी और इसे भारतीय साहित्य और हिंदू धर्म की सर्वोत्तम कृतियों में से एक माना जाता है। वहीं पंडित विष्णु शर्मा की पंचतंत्र कहानियों का एक अद्भुत संकलन है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।